नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस लेक्चर सीरीज़ के तीसरे भाग में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये एसएससी सीजीएलई और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एमसीक्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आज इस लेक्चर में मैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर पर डिस्कस करूँगा। साइंस के ज़्यादातर सवाल आज बायोलॉजी से होंगे क्योंकि पिछले सीरीज़ में मैंने बायोलॉजी के सवाल कम पूछे थे, मेनली फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे थे। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू ने अपने पेनड्राइव कोर्सेज एसएससी, बैंक और अन्य सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लॉन्च कर रखे हैं। अब यूपीएससी, आईएएस एग्जाम के लिए भी हमारे पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं इसके बारे में। और अब हमने एक टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर दी है आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए। तो ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और पहले ये सिर्फ इंग्लिश में लॉन्च करी गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स की भारी डिमांड के कारण हमने इसे हिंदी में भी अब शुरू कर दिया है और इस पर डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें जल्दी ही। हमारा पहला सवाल है, ह्यूमन जेनेटिक्स का फादर कौन कहलाता है? हु इज द फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स? चार्ल्स डार्विन? ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये इवोल्यूशन की थियरी देने वाले थे। जेम्स वी नील, ग्रेगर जोहान मेंडल या हरगोविंद खुराना? अब ये तीनों जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने 19वीं सदी में अपने एक्सपेरिमेंट्स किए पौधों पर और पता किया कि कैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट्स के वो वेरी करते हैं। तो ग्रेगर जोहान मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स नहीं है। हरगोविंद खुराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं जिनकी जो डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे है जेम्स वी नील। आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जेम्स वी नील ने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज करी थी, वो है सिकल सेल अनीमिया के कारण की। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? ये थे जेम्स वी नील। सिकल सेल अनीमिया में जो आमतौर पे लाल रक्त कोशिकाएं होती है हमारे खून में, उनका शेप बदल जाता है और ऐसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है। इसके कारण ऑक्सीजन कम ले जा पाती हैं ये कोशिकाएं और उससे कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स शरीर में देखने को मिलते हैं। तो ये सिकल सेल अनीमिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका जेनेटिक कॉज पता किया था इन्होंने, जेम्स वी नील ने। और बाद में इन्होंने ह्यूमन जेनेटिक्स पे और भी काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी रिसर्च में योगदान दिया। ये हैं ग्रेगर मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत करी थी, मॉडर्न जेनेटिक्स की। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स और ये हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। इंसान के दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को देखता है, यानी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन? अगर आप चल रहे हैं तो आपके हाथ और पांव बिल्कुल बैलेंस में रहें, ये आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा निर्धारित करेगा? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा या हाइपोथैलेमस? आंसर है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी कि मिनी ब्रेन। इस पिक्चर में देखिए, ये वाला जो ऊपर का पार्ट है पूरा, ये तो हो गया हमारा सेरिब्रम। यहाँ पे जो सेरिब्रम के नीचे पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम। इस फोटोग्राफ में जो बेसिक फंक्शंस दिखाए गए हैं वो आपको याद होने ज़रूरी हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेरिबेलम देखिए बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन देखता है। ब्रेन स्टेम होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसी को आमतौर पे ब्रेन स्टेम कहते हैं। यहाँ से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, हार्ट रेट, टेम्परेचर, बॉडी का थर्मो रेगुलेशन, ये सभी होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। और इसके नीचे क्या शुरू हो जाती है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। और यहाँ जो सेरिब्रम के अलग अलग हिस्से हैं जिन्हें कहते हैं लोब, तो ये अलग अलग लोब अलग अलग फंक्शंस देखते हैं। अगर आप सभी टेम्पोरल, फ्रंटल लोब के फंक्शंस याद ना कर सके तो कॉमनली सेरिब्रम के फंक्शंस याद कर लीजिएगा जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जिसे नोबेल पुरस्कार केवल एक बार मिला है? वैसे तो नोबेल पुरस्कार एक बार मिलना ही जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, लेकिन 4 ऐसे महान आत्माएं रही हैं जिन्हें ये पुरस्कार 2 बार मिला और इनके काम इतने अच्छे थे, इन्होंने इतना रिसर्च किया। तो पहला ऑप्शन है लाइनस पॉलिंग, दूसरा है मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सैंगर, जेडी वॉटसन या जॉन बार्डीन। यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड एग्जाम नहीं ले रहा कि 4 ऑप्शन आपको दे दूँ। मेरा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देना। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा जेडी वॉटसन। हालांकि जेडी वॉटसन को भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, लेकिन बाकी सभी को 2-2 बार नोबेल प्राइज़ मिला गया। तो देखेंगे किसे किस चीज़ के लिए मिलता है।
सबसे पहले मैडम क्यूरी, ये पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था और आज दिन तक अकेली महिला है जिन्होंने दो बार नोबेल पुरस्कार जीता है। तो पहला था इनका फिजिक्स के क्षेत्र में, दूसरा केमिस्ट्री में। फिर है लाइनस पॉलिंग, अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्हें पहला मिला केमिस्ट्री में और दूसरा इन्हें मिला पीस के लिए, शांति के लिए। एक्चुअली इन्होंने न्यूक्लियर फील्ड में काफ़ी रिसर्च किया है, लेकिन बाद में इन्हें समझ में आया कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा रहे हैं और ये एटम बम दुनिया को तबाह कर देंगे, तो ये डिसआर्मामेंट की बातें करने लगे। एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट ये बोलने लगा दुनिया को कि न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दीजिए, तो इसीलिए इनके प्रयासों के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। फिर है जॉन बार्डीन, तो जॉन बार्डीन को दोनों नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में मिले और फ्रेडरिक सैंगर को दोनों केमिस्ट्री में मिले। फ्रेडरिक सैंगर के बारे में याद रखना, इन्होंने इंसुलिन का जो पूरा कोड है, इंसुलिन को डिकोड किया था कि क्या प्रोटीन सीक्वेंस है इंसुलिन हार्मोन का। और आज जो डायबिटिक्स हैं दुनिया भर में, हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन बना लिया है डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए, तो वो सब इनके कारण हो पाया। जो ओरिजिनल खोज थी वो इनकी थी, बाद में उन्हीं कोड्स को हमने इस्तेमाल करते हुए आगे आर्टिफिशियल इंसुलिन की खोज करी, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया। लेकिन दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मल्टीपल टाइम्स बहुत बार मिल चुका है, वो है रेड क्रॉस और UNHCR। तो ये कोई इंसान नहीं है या सिंगल साइंटिस्ट नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो रेड क्रॉस ह्यूमैनिटेरियन काम करता है, 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। और UNHCR रेफ्यूजीज़ के लिए काम करता है, रेफ्यूजी की एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, इसे भी 2 बार मिल चुका है। ये है मैडम क्यूरी और ये है लाइनस पॉलिंग। तो ये थे डबल नोबेल लॉरिएट्स। अगला सवाल है डाइजेस्टिव सिस्टम से। इंसान के शरीर में डाइजेशन, खाने का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटेस्टाइन में, आंतों में या पेट में जाकर डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होगा। आपके ओरल कैविटी से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है सलाइवा के कारण। तो सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू कराते हैं। आपको ये बताना है कि किस कंपोनेंट का, खाने के किस कंपोनेंट का डाइजेशन शुरू होता है, प्रोटीन, फैट, स्टार्च या फाइबर। हमारा आंसर है स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम है अमाइलेज, या इसका दूसरा नाम है टाइलिन। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में ब्रेक डाउन कर देता है और आगे जाकर जो पेनक्रियास से हमारे दूसरे एंजाइम्स निकलते हैं वो इन्हें आगे और तोड़कर ग्लूकोज के रूप में बना देते हैं। तो ये फर्दर इनका डाइजेस्टिव प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन शुरुआत कहाँ हो जाती है? आपके ओरल कैविटी में, आपके मुंह के अंदर, जब आप खाना चबा रहे हैं तभी। एक फन फैक्ट है आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पूरे दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 1 से 1.5 लीटर के बीच में होता है। तो 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका सलाइवा भी कम प्रोड्यूस होता है। इसलिए लगातार पानी पीजिए। 1.5 से 2 लीटर पानी इंसान को हर रोज़ पीना ही चाहिए। अगला सवाल है सर्कुलेटरी सिस्टम से। आपको बताना है कि इंसान के दिल में, ह्यूमन हार्ट में, कौन सा वो चेंबर है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करेगा, पंप करेगा। तो इंसान के शरीर में देखिए, रफली एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, 4 चेंबर होंगे। ऊपर के जो 2 चेंबर हैं वो कहलाते हैं एट्रियम या ऑरिकल, नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। उल्टा इसीलिए है क्योंकि आप सोचिए इंसान के शरीर को सामने की ओर से देख रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति आप जिसे देखेंगे उसका ये राइट ऑरिकल होगा, ये लेफ्ट ऑरिकल होगा, इस तरह से। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चेंबर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में। लोअर राइट यानी कि ये वाला, ये क्या कहलाएगा? राइट वेंट्रिकल। लोअर लेफ्ट यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये आंसर है? जी हाँ, इसका आंसर है लोअर लेफ्ट। अपर राइट यानी कि राइट एट्रियम और अपर लेफ्ट यानी कि लेफ्ट एट्रियम। तो अभी एक अगले डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। आंसर देखिए लोअर लेफ्ट है। आपको मैं बताता हूँ कैसे इंसान का दिल या हार्ट जो है अपना पंपिंग एक्शन चलाता है। ये है आपकी बॉडी, ये पूरा शरीर है। यहाँ से खून आएगा वीना कावा नाम की ब्लड वेसल से। ये सब नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये फंडा समझ लीजिए। शरीर से खून आया, इसमें ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका है, और वो आएगा किसमें? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में खून आएगा, वहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और इस राइट वेंट्रिकल से खून जाएगा लंग्स में, फेफड़ों में। इसमें फिर से ऑक्सीजन भरा जाएगा, ऑक्सीजन से रिचार्ज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड ये पल्मोनरी वेन से होते हुए आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये पूरे शरीर में पंप हो जाएगा एओर्टा के द्वारा। एओर्टा शरीर की सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है।
तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा और इससे पूरे शरीर में। तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वो तो सिंप्लीफाइड डायग्राम था। आप ये देखिए एक्चुअली में हार्ट ऐसा नजर आता है। तो ये थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके समझने के लिए, और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, फिर से वही चीज़ समझाई गई है। तो ये रहा राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारा आंसर। यहाँ से पूरे शरीर में खून जाता है, और ये है राइट वेंट्रिकल। इनमें से कौन सा डीएनए एक माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा? हमारे ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर डीएनए, यानी जो सेल के न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, उनमें भी डीएनए मौजूद होता है, कुछ डीएनए उसमें भी है। क्या इन दोनों से डीएनए जाएगा या फिर दोनों से नहीं जाएगा? हमारा आंसर है बोथ ऑफ द अबाउ। इसे समझिए, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पिछले साल से काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, चर्चा में रहा है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ डाला है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माँ से बच्चे में जाएगा, पिता के स्पर्म से नहीं जाएगा। क्यों? ये है स्पर्म, ये है ओवम। अब फर्टिलाइजेशन जब होगा तो फर्टिलाइजेशन के वक्त माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल में कहाँ से आएंगे? सिर्फ माँ के ओवम से आएंगे। और जो स्पर्म आएगा पिता से, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होती है और वो लगभग पूरे बाहर ही छूट जाते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त। यहाँ पर स्पर्म का जो पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, केवल वो ओवम के अंदर जाता है। ऑलराइट, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर से आएंगे और ये आगे जाकर जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस बनाएगा। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की इंपॉर्टेंस है। अब अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई खराबी है, कोई डिजीज़ है, कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आती हैं, तो अब उसके कारण इस बच्चे में वो बीमारी आ जाएगी, वो जेनेटिक डिजीज़ वो श्योर है कि उस बच्चे में आएगी ही। तो इस तरह की परेशानी को सॉल्व करने के लिए, अगर माँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई खराबी है, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि माँ के न्यूक्लियर डीएनए को तो ले लिया, देखिए ये है न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियर डीएनए तो रख लिया, लेकिन जो बाकी का सेल है ना, ओवम है, वो किसी और डोनर से ले लिया, वो किसी अन्य महिला से ले लिया, और उस डोनर महिला के ओवम के अंदर ये न्यूक्लियर डीएनए डाल दिया गया। तो अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से आया? वो तो आया इस डोनर से, mtDNA भी कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। तो डोनर से आया माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए आया कहाँ से? माँ से, और ये और न्यूक्लियर डीएनए आया आधा पिता से। तो अब इस बच्चे के बायोलॉजिकली अगर आप देखें, जेनेटिकली आप देखें, तो 3 पेरेंट्स हो जाएंगे। तो ये 3 पेरेंट बेबी हो जाएगा। इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ये 2016 से न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि पिछले साल पहली बार यूके में इसके लिए परमिशन दी गई थी, फिर वहाँ पे ये बच्चा पैदा भी हुआ, 3 पेरेंट बेबी, इसे न्यूज़ में नाम दिया गया। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहा था अपने आप में कि आप कैसे नेचर के खिलाफ जा सकते हैं, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। 3 माता पिता का जेनेटिक मटेरियल उस बच्चे में होगा, तो ये एथिकली गलत है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिन्हें पता था कि हमारे बच्चे को जेनेटिक डिजीज होगी, क्योंकि उस माँ में वो बीमारी है, और वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उस माँ का अगर जाता तो बच्चे को भी बीमारी होती। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा एथिकल सवाल है कि क्या हम ऐसे बच्चे को पैदा होने देंगे जिसमें हमें पता है कि बीमारी होगी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा। इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिजीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने डोनर से सेल ले लिया। कौन सा वाला? ओवम सेल जो है वो डोनर से ले लिया। अगला सवाल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो महिलाओं में ओव्यूलेशन के दौरान कौन सा हार्मोन अचानक से बढ़ जाता है? किस हार्मोन की सर्ज हो जाती है? सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना। तो इनमें से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन के दौरान बढ़ जाएगा, उसकी जो मात्रा है शरीर में बढ़ जाएगी, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है FSH, तो आपको ये पता होना चाहिए कि FSH है क्या, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है प्रोजेस्टेरॉन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये 4 हार्मोन्स हैं। आप नाम इनके आपको हमेशा एब्रीविएशन में ही मिलेंगे मोस्टली। हमारा यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कैसे? ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ग्राफ या एक चार्ट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती हिस्से में ये जो लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये है ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन की जो मात्रा है शरीर में, वो फर्स्ट फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती फेज में ज़्यादा रहेगी। लेकिन ये जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, जो कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओव्यूलेशन का कारण होता है। तो धीरे धीरे ओव्यूलेशन करवाने के लिए LH की मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी, और जैसे ही वो अपने पीक पे पहुंचेगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, यानी ओवरी से ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। और इसी वक्त सबसे फर्टाइल डेज होते हैं अगर किसी को कंसीव करना है।
तो इस ओव्यूलेशन के बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम खत्म हो गया, तो इसकी मात्रा अचानक से शरीर में घटनी शुरू हो जाएगी और अब ये ग्रीन कलर का क्या बढ़ जाएगा, ये है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का काम है प्रेगनेंसी के लिए महिला को तैयार करना, यूट्रस की वॉल को थिक करना, तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा शरीर में बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि पहले किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, फर्स्ट फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ईस्ट्रोजन की, सेकंड में प्रोजेस्टेरॉन, और ओव्यूलेशन के दौरान होगी एलएच की मात्रा सबसे ज़्यादा। और हाँ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स याद होने चाहिए, कौन कौन से मेजर हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एलएच सर्ज। याद रखना ये ओव्यूलेशन के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीमेल सोमैटिक सेल, यानी वो सेल जिनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, तो सोमैटिक सेल में एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, XX होता है महिला में और XY होता है पुरुष में। अब महिला में ये एक जो एक्स क्रोमोसोम है ना, ये एक तरह से एक्स्ट्रा होता है, इसका काम नहीं है, क्योंकि जो भी कोडिंग करनी होती है, जो प्रोटीन्स वगैरह बनाने हैं, वो सारे यहीं से एक एक्स क्रोमोसोम से हमें पूरा कोड मिल जाएगा, तो दूसरे का इतना कुछ काम होता नहीं है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, साइज में थोड़ा छोटा हो जाता है, और इसे हम कहते हैं बार बॉडी, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम था बार, तो बार बॉडी उनके नाम के पीछे कहा जाता है। तो इन्हें न्यूक्लियर गोल्गी या म्यूलर्स बॉडी नहीं कहते, इसे कहते हैं बार बॉडी। ये ध्यान रखना, इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है, थोड़ा सा श्रिंक हुआ हुआ होगा, इसे कहते हैं बार बॉडी। फिर अगला सवाल है आई से, आंखों से। जेली लाइक मटेरियल जो रेटिना और लेंस के बीच में भरा होता है, उसे क्या कहते हैं। तो आंख में दो तरह का लिक्विड होता है, विट्रस ह्यूमर, एक्विस ह्यूमर। आपको बताना है रेटिना और लेंस के बीच में कौन सा होगा, क्या दोनों होंगे या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। तो हमारा आंसर है यहाँ पे विट्रस ह्यूमर। देखिए इसका फिर से आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। ये है रेटिना, येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है रेटिना ह्यूमन आई का, ये है लेंस। इस लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस बॉडी, और यहाँ पे लेंस के आगे की तरफ आपको मिलेगा एक्विस ह्यूमर। यहाँ पे दो चेंबर होते हैं, तो एक तो यहाँ पे एक्विस ह्यूमर मिलेगा और एक यहाँ पे एक्विस ह्यूमर मिलेगा, यानी लेंस के आगे की ओर, आप इतना याद रखिए। तो लेंस और कॉर्निया के बीच में, और पीछे की ओर होगा विट्रस ह्यूमर। तो ऐसे याद रख लेना, ए और वी, ए पहले आता है, तो अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे आंख में, तो पहले एक्विस ह्यूमर आएगा, बाद में विट्रस ह्यूमर आएगा। अब थोड़े से सवाल बॉटनी से। एडिबल पार्ट ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजर, अदरक। ये आपने कहावत तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अदरक ऐसी चीज़ है जो भारत में शायद चाय में सबसे ज़्यादा ऐड करी जाती है। पूरे देश में मैंने देखा है कि लोग अदरक को ऐड करते हैं चाय में, उसका लुत्फ़ उठाते हैं। आपको ये बताना है कि इस अदरक का जो इतना लुत्फ़ उठाया जाता है, आखिर ये जिंजर के प्लांट के किस हिस्से से हमें मिलता है। क्या ये उसका तना है, स्टेम, रूट, जड़ों से, पत्तियों से, या उसके फ्रूट हैं, ये उसका फल है उस पेड़ का। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एडिबल पार्ट आपने दूसरे तो याद करे होंगे, लेकिन जिंजर का कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं ये तो रूट जैसा दिख रहा है तो आंसर कर देते हैं रूट, लेकिन रूट नहीं है, इसका आंसर है स्टेम। स्टेम में भी एक स्पेसिफिक इसका वेरिएंट होता है जिसे कहते हैं राइजोम। अब ये राइजोम जो है ना, ये ऑप्शन में नहीं मिले और स्टेम मिले तो इसे लगा देना, वैसे राइजोम होगा ऑप्शन में। 99% आपको ऑप्शन में राइजोम मिलेगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्टेम डाला, ना कि राइजोम। राइजोम स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन होता है। तो ये राइजोम कैसा दिखता है, देखिए ये है एक टिपिकल राइजोम, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और इसी को हम निकाल के तोड़ के अदरक को हम खाते हैं, चाय में डालते हैं। इसके नीचे आपको रूट्स दिख रही होंगी, और ये उसका पेड़ है, अदरक का पेड़ है, उसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है। आपको अब मुझे कमेंट्स में बताना है कि पोटैटो, आलू का एडिबल पार्ट कौन सा होता है, जो हम आलू खाते हैं वो क्या है, रूट है, स्टेम है, क्या है, एग्जैक्ट बताइएगा मुझे। जैसे मैंने आपको राइजोम बताया था उसी तरह से उस मॉडिफिकेशन का नाम होता है कुछ, वो मुझे चाहिए कमेंट्स में। देखते हैं आपने बॉटनी पढ़ी है या नहीं। अगला सवाल है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से। वेक्टर क्या होता है, किसी बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने के लिए जो प्राणी या ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार है उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो ये अपने आप में बीमारी नहीं करता, यानी आप एडीज इजिप्टी को लैब में अगर पैदा होता है, उसे आप आइसोलेशन में रखिए अलग से, तो ये कोई बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन कुछ ऐसे वायरस हैं जो इस एडीज इजिप्टी मच्छर के अंदर रहते हैं, इसके शरीर में रहते हैं, और जब वो मच्छर इंसान को काटेगा तो ये वायरस इंसान में भी आ जाएगा और इंसान में कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां करवाता है। पहला ऑप्शन है डेंगू फीवर, जीका फीवर, तीसरा चिकनगुनिया, चौथा येलो फीवर। तो एडीज इजिप्टी इन चारों का वेक्टर है, तो इसीलिए आंसर है इसका ऑल ऑफ दी अबव।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये फोटो याद रखना। ऐसा जो वाइट कलर के स्पॉट वाला मच्छर होता है ना, ये होता है एडीज इजिप्टी। ये बहुत खतरनाक होता है, इससे बचाव करने की पूरी कोशिश करें। अपने घर के आसपास कभी भी पानी इकट्ठा मत होने दो। अगर कहीं पे भी पानी पड़ा है तो उसे खाली कीजिए, सुखा दीजिए। और बारिश के मौसम में फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, ध्यान रखिए अपना, ताकि आप बीमार ना पड़ जाएं इन जो सीजनल वायरल बुखार होते हैं और जो मच्छरों से फैलते हैं। इनमें से कौन सी ब्रीड एक भैंस की ब्रीड है, बफेलो की ब्रीड है, ना कि गाय की? तो बाकी सभी गाय हैं, एक है इनमें से भैंस। आपको बताना है कौन सी। पहला ऑप्शन है गिर, फिर साहिवाल, राठी, मुर्रा या कांकरेज। तो हमारे लिए सारे ऑप्शंस जो हैं वो हैं गाय के सिवाय मुर्रा के। मुर्रा एक बफेलो ब्रीड होती है, भैंस की ब्रीड होती है। बाकी सभी गाय की प्रजातियां हैं, ब्रीड्स हैं। ये भारत की कुछ आम ब्रीड्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो थार पारकर, सिंधी, साहिवाल, हरियाणा, ओंगोल, कांकरेज। और दूसरी ओर भैंसों में आप देखिए मुर्रा, सूरती, नीली रावी, जाफराबादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाफराबादी और मुर्रा का नाम आएगा, और महसाणा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर ब्रीड्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा। इनके एरिया भी देख लीजिए, कौन सी किस स्टेट में मिलती है, किस रीजन में मिलती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि रीजन या स्टेट वाइज जाके वो सवाल पूछेंगे, लेकिन पूछा जा सकता है। अगर टाइम हो तो देख लीजिएगा। सैफरन क्या होता है? सैफरन होता है केसर। आपको बताना है कि केसर के पौधे में जो हमारे लिए उपयोगी पार्ट है, हम जिसका उपयोग करते हैं केसर का खाने में, अलग अलग मंदिर में चढ़ावों के लिए, वो कौन सा हिस्सा होता है उस पौधे का? क्या वो उसका फल है, फ्रूट है, अनओपन्ड फ्लावर बड यानी फूल, उसका फूल खुलने से पहले ही उसे हम तोड़ लेते हैं, क्या ये वो वाला हिस्सा है, स्टिग्मा या पॉलन? तो केसर का जो इंसान के काम में आने वाला हिस्सा है वो होता है स्टिग्मा। अगर आपने कभी केसर देखा था या देखा है ज़िंदगी में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टिग्मा है किसी भी फूल में, थोड़ा सा लंबा होगा। जैसे आप अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये है स्टिग्मा। तो इस स्टिग्मा को तोड़ लेते हैं केसर की खेती करते वक्त, यानी केसर के पौधे से इसे तोड़ लिया जाता है। ये केसर का एक पौधा है और ये इतना महंगा है, इसकी प्राइस चलती है 1.25 से 1.5 लाख रुपीज़ पर केजी। तो अगली बार कभी डीमोनेटाइजेशन हो आपके जीवन काल में, तो याद रखना, जाकर केसर खरीद लेना 8-10 किलो, आपका सारा काम हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ मैं, काले धन को सपोर्ट नहीं करता। और इसकी खेती भारत में कहाँ होती है? कश्मीर में होती है सबसे ज़्यादा खेती केसर की। और दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती होती है केसर की ईरान में। ईरान, लगभग 90% दुनिया की खेती ईरान में होती है, लेकिन कश्मीर भी बहुत फेमस है इसके लिए, क्योंकि इसके लिए क्या है, इसे सर्दी का मौसम चाहिए, थोड़ी ठंड चाहिए, तो केवल कश्मीर में इसकी खेती होती है। अगर आप किसी पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और पानी नहीं देते, तो ऐसे में उस पौधे के साथ क्या होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, यानी वो पौधा ज़्यादा आकार में नहीं बढ़ेगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, छोटा रह जाएगा हाइट में, कोई इफेक्ट नहीं होगा? बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उसकी, और ज़्यादा लंबा होगा, बड़ा होगा पौधा? या फिर पूरी तरह से उस पौधे की या उस फसल की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा पौधा? आपको बताना है क्या होगा अगर एक्सेस फर्टिलाइजर डाला जा रहा है। आंसर है डेथ ऑफ द प्लांट। डेथ क्यों होगी? कारण है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? देखिए, ये एक सेल है, एक आम प्लांट सेल है, एक नॉर्मल प्लांट सेल है। अगर आप इसके बाहर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपरटोनिक यानी बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो जब हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और पानी नहीं डाल रहे हैं उसे डाइल्यूट करने के लिए, तो बाहर, पौधे के बाहर का जो वातावरण है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और उसके कारण इस सेल के अंदर का पानी सारा बाहर खींच लिया जाएगा, और इससे धीरे धीरे ये पौधा सिकुड़ जाएगा। देखिए कैसे ये सेल सिकुड़ रहा है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ रही है, और ऐसे ये बिल्कुल छोटा रह जाएगा सेल, और फाइनली इसकी सेल की हो जाएगी डेथ, सेल्यूलर डेथ हो जाएगी, और धीरे धीरे एक एक सेल मरता जाएगा, तो अल्टीमेटली पौधे की भी डेथ हो जाएगी। तो अगर कभी आप देखिए, किसान अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर देते हैं, तो वो फसल कभी अच्छी नहीं होती है। इसलिए फर्टिलाइजर्स का छिड़काव बिल्कुल सीमित मात्रा में होना चाहिए। जो साइंटिस्ट कहते हैं, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ उनके फिक्स रेशो दे रखे हैं कि इतना किलोग्राम या इतने ml का छिड़काव, इतने लीटर का छिड़काव इतने एरिया में करना चाहिए। तो वैसे ही उन मानदंडों को मानते हुए आपको छिड़काव करना चाहिए। इनमें से कौन सा केमिकल एजेंट फलों को पकाने के काम में आता है? पहला ऑप्शन है इथाइलिन। तो इथाइलिन तो प्लांट में एक नेचुरल हार्मोन होता है, ये तो प्लांट में नेचुरली मौजूद होता है, जो फलों को पका देगा। फिर है कैल्शियम कार्बाइड, तो इसका इस्तेमाल होता है फलों को पकाने के लिए, और कैल्शियम कार्बाइड
से ही बनती है एसिटिलीन। तो ये तीनों सही हैं, हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ। देखिए कैल्शियम कार्बाइड जब CaC2 ये जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना, जो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो इससे ये एसिटिलीन गैस बनेगी C2H2 और ये फलों को पका देती है। मोबाइल चार्जर साइंटिफिकली एक कैसा डिवाइस है? क्या ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है? कम वोल्ट की बिजली को हायर वोल्ट पे बढ़ा देना। सोचिए कहीं पे 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, अगर उसे 440 वोल्ट में तब्दील कर दिया जाए तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा? 440 वोल्ट को आपने 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये इन्वर्टर है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या वाइसे वर्सा कन्वर्ट कर रहा है, या फिर ये एक ट्रांजिस्टर है? तो हमारा आंसर है यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? भारत में बिजली कितने वोल्ट की आती है आप बताइए मुझे? 220 से 240 वोल्ट के आसपास रहता है करंट, इतने वोल्ट की बिजली है। तो देखिए ये कोई भी आप चार्जर उठा के देख लीजिए, उस पर इस तरह के इनपुट आउटपुट के डेटा लिखे हुए होंगे। तो ये 240 वोल्ट की जो बिजली आ रही है ना 50 हर्ट्ज पे, उसे कन्वर्ट कर देगा 9 या 5 या 3 वोल्ट, जितना भी आपके फ़ोन की बैटरी का चार्जिंग रेंज है। तो ये 220 से सीधा ले आता है 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, जनरली 5 वोल्ट के होते हैं चार्जर्स। और करंट भी देखिए चेंज हो गया, ये 2 एम्पियर का करंट आ गया। इसीलिए आपने सुना होगा मोबाइल कंपनियां कई बार इंस्ट्रक्शन देती हैं कि दूसरे चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज मत कीजिए, जो हमने सप्लाई किया है उसी से करिए, क्योंकि ये वाला जो वैल्यूज़ है ना 2 एम्पियर फिर 1 एम्पियर, ये अलग अलग होती हैं। सैमसंग के चार्जर्स में मैंने देखा है कई बार ये 0.7 एम्पियर होता है, रेडमी के फ़ोन्स में अलग है, हर कंपनी के फ़ोन में अलग होता है। वो ज़माना गया जब सभी चार्जर एक जैसे होते थे। हमेशा अपने ही चार्जर से चार्ज कीजिए जो कंपनी ने आपको दिया है, दूसरे चार्जर्स को मत इस्तेमाल कीजिए। अगला सवाल है हिस्ट्री से, तो अब हिस्ट्री शुरू होने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री से मैं शुरू करूंगा। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रोविंशियल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने किस साल में अपना इस्तीफा दे दिया था? प्रोविंशियल यानी कि जो राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने किस साल इस्तीफा दिया? 1937, 39, 41 या 43 में? तो हमारा आंसर है यहाँ पे 1939 में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत 1937 में चुनाव करवाए गए सभी प्रोविंसेस में, सभी राज्यों में, यानी प्रिंसली स्टेट्स के अलावा जितने भी डायरेक्ट रूल में था, जो ब्रिटिश रूल में, उस पूरे एरिया में चुनाव हुए। और इन 11 में से 9 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। तो कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया सभी जगह। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और इसमें अंग्रेजी सरकार ने बिना भारत के नेताओं को अपने साथ लिए, बिना उनसे बातचीत किए भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। इससे कांग्रेस के नेता नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक हमें आज़ादी की कोई आप घोषणा नहीं करते, कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं देते कि आपको आज़ादी मिलेगी या नहीं, तो हम इसके विरोध में हैं। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सभी सारे जो मंत्री थे उनके और सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। 1939 की ये बात है। अगला सवाल है रेवोल्यूशनरी ग्रुप से। इनमें से कौन सा एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप या रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं थी? युगांतर, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर। आंसर है इसका नन ऑफ द अबव। नन क्यों? क्योंकि मैंने पूछा है कौन सा नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रेवोल्यूशनरी ग्रुप। तो ये सभी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे। जुगांतर या युगांतर, ये अनुशीलन समिति, ये दोनों बंगाल में थे। ये बंगाल में शुरू हुए थे 20वीं सदी की शुरुआत में। HSRA मेनली पंजाब और उत्तर प्रदेश में था, और गदर पार्टी भारत के बाहर अमेरिका में शुरू की गई थी, जो भारत के लोग थे उनके द्वारा। तो ये युगांतर और अनुशीलन समिति के नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बंगाल के ऑर्गेनाइजेशंस थे, और मेनली इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अर्ली 1900s और 1910 के समय में इन्होंने बंगाल में काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करी थी। बाद में ये दोनों एक ही हो गए थे, अनुशीलन समिति युगांतर में मिल गई थी, मर्ज हो गई थी। MN रॉय इनमें से किससे जुड़े हुए हैं, किससे एसोसिएटेड थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये वो पार्टी है जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था कांग्रेस से अलग होकर, या फिर ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन। तीसरा ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा है नन ऑफ द अबव। हमारा आंसर है कम्युनिस्ट पार्टी। MN रॉय को हमेशा भारत में कम्युनिज्म के जनक के रूप में देखा जाता है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने ही करी थी, और भी कुछ लोग थे लेकिन मुख्य रूप से यही थे। लेकिन बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी। ये कम्युनिस्ट पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए थे 40 के दशक में। ये 1920 के दशक में तो इन्होंने इस पार्टी की स्थापना करी, और 40 के दशक में खुद अलग हो गए। अगला सवाल है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। इतना लंबा नाम है, कई बार सिर्फ हेनरी डिरोजियो के नाम से भी पूछा जाएगा।
ये किससे जुड़े हुए थे? यंग बंगाल मूवमेंट, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर है दोनों, बोथ। यंग बंगाल मूवमेंट क्या था? 1820 और 1830 के दशक में कुछ नौजवान थे जो नई शिक्षा ग्रहण करके नई क्रांति लाना चाहते थे, सोशल रिफॉर्म, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। और उन सब का गुरु कौन था? ये व्यक्ति, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। बहुत ही जवान आदमी था ये, केवल 17 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, और 22 की उम्र में तो इनकी मौत भी हो गई थी। तो ये वहाँ पे डिबेट करवाते थे, जो भारतीय लड़के थे, जवान लड़के थे, उनसे रेवोल्यूशन की बातें करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बातें किया करते थे। इनसे इंस्पायर होकर एक पूरी बंगाल की जनरेशन तैयार हुई जिन्होंने आगे जाकर सोशल रिफॉर्म के काम किए। तो इसे कहते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। आपको मुझे यहाँ बताना है कि ये जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना किसने करी थी? ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बताइए कमेंट्स में हिंदू कॉलेज के फाउंडर या एस्टैब्लिश करने वाले कौन है। अगला सवाल है प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र का एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था। आपको बताना है इसकी स्थापना किसने करी। पहला ऑप्शन है आत्मारंग पांडुरंग, दूसरा है दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तीसरा आर.सी. भंडारकर, चौथा एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। आंसर है हमारा आत्मारंग पांडुरंग। तो इन्होंने करी थी प्रार्थना समाज की स्थापना, लेकिन ये दोनों आर.सी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे इस प्रार्थना समाज के सबसे महत्वपूर्ण लीडर्स में से हैं। खास करके एम.जी. रानाडे ने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी काम किया। तो आगे किसने बढ़ाया? इन्होंने। लेकिन फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये है प्रार्थना समाज। तो ये महाराष्ट्र में था, इतना याद रखना, और 1860 और 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से। सेल्फ रिस्पेक्ट लीग या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं ई.वी. रामास्वामी नायकर, दूसरा ऑप्शन है टी.एम. नायर, तीसरा है पी. थ्यागराय चेट्टी, या चौथा सी. नतेसा मुडलियार। हमारा आंसर है ई.वी. रामास्वामी नायकर। आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसका आंसर सही लगाया होगा, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। इन्हें पेरियार के नाम से भी पुकारा जाता है, प्रेम से इन्हें पेरियार कहते थे। ये केरल से आने वाले एक बहुत बड़े और इम्पॉर्टेंट नेता हैं। इनकी शुरुआत तो देखिए कांग्रेस से ही हुई थी। 1910 का दशक था, उसमें ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, क्योंकि इनका मानना था कि वहाँ तो केवल ब्राह्मण लोगों की चलती है, बाकी लोगों का क्या, जो दलित हैं उनका क्या होगा। तो इन्होंने केरल में एक मूवमेंट शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया, जिससे मंदिर में सभी को एंट्री मिले। केरल के मंदिरों में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, दलित एंटर बिल्कुल नहीं कर सकते थे, उन गली से भी नहीं गुजर सकते थे। कई जगह तो इतना रिस्ट्रिक्शन था, मंदिर के सामने से भी आप नहीं निकल सकते अगर आप दलित हैं तो इसके खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, और इस मूवमेंट को आगे नाम दिया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, यानी खुद के स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे हैं। बाद में इन्होंने जस्टिस पार्टी से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को मिला लिया, और ये जस्टिस पार्टी आगे जाकर द्रविड़ कड़गम के नाम से एक नई पार्टी बनी, और वही उसका ही रूप आप देखते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो आज डीएमके और एआईएडीएमके पार्टियां हैं, ये सभी यहीं से आई हैं, द्रविड़ कड़गम से। एक और बात बता दूं, ये तीनों जो नाम है ना, ये मैंने ऑप्शन में जानबूझ के डाले हैं, क्योंकि ये तीनों किसके फाउंडर हैं? ये हैं जस्टिस पार्टी के फाउंडर। जस्टिस पार्टी तमिलनाडु में शुरू हुई थी। जस्टिस पार्टी का भी एक लक्ष्य मुख्य रूप से यही था कि जो पूरा दलित समाज है उसका उत्थान हो, उन्हें जस्टिस मिले। तो ये जस्टिस पार्टी और इनके विचार मिलते जुलते थे, तो बाद में इन्होंने अपनी पार्टीज मर्ज कर ली, और रामास्वामी नायकर आगे जाकर इस जस्टिस पार्टी के सबसे बड़े नेता बने, और फिर इसका नाम इन्होंने बदलकर कर दिया द्रविड़ कड़गम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज पाकिस्तान में स्थित है, खैबर पख्तूनवा का इलाका है, वहाँ पे पठान रहते हैं बहुत सारे, तो पख्तून या पठान। इन पठानों के एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान। इन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया 1930 के आसपास, 1929 और 30 इस दशक में एक मूवमेंट शुरू किया इन्होंने, और इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग इनसे जुड़े, कई वॉलंटियर्स आकर उनसे जुड़े। तो उन्हें क्या नाम दिया गया इस मूवमेंट को, या उन लोगों को क्या कहते थे? क्या ये अहमदिया मूवमेंट था, वहाबी मूवमेंट, देवबंद, या खुदाई खिदमतगार? आंसर है हमारा खुदाई खिदमतगार। तो ये जो वॉलंटियर्स होते थे जो इनसे आकर जुड़ जाते थे, इन्हें कहते थे खुदाई खिदमतगार। इनका ये मूवमेंट शुरू क्यों हुआ था? देखिए, शुरुआत तो इन्होंने सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म से करी थी कि पठानों में पढ़ाई होनी चाहिए, सोशल रिफॉर्म आने चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा काफ़ी होता है अलग अलग ट्राइब्स के बीच में, वो बंद होना चाहिए। फिर बाद में ये कांग्रेस से जुड़ गए, इन्होंने महात्मा गांधी के सानिध्य में कांग्रेस का जो प्रोग्राम है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चलाया। इनफैक्ट
जब आज़ादी मिल रही थी, भारत पाकिस्तान अलग हो रहे थे, तो ये तो चाहते थे कि हम भारत में रहें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भारत में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अभी फाइनली ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान में मर्ज हो गया। खान अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगार, और इन्हें कई बार रेड शर्ट्स भी कहते थे क्योंकि ये लाल रंग की शर्ट पहनते थे। ऐसा कहते हैं कि ये कम्युनिस्ट मूवमेंट है उससे इंस्पायर्ड थे, तो इसलिए लाल रंग की शर्ट्स पहनते थे, तो रेड शर्ट्स ये भी कहा जाता है इनके ऑर्गेनाइजेशन को कई बार। इनमें से कौन से नेता स्वराजिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे? स्वराजिस्ट पार्टी क्या थी? 1922 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया चौरी चौरा की घटना के बाद, तो उसके बाद में कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें और लेजिस्लेचर में जाएं, और कुछ नेता थे जो चाहते थे कि चुनाव नहीं लड़ने चाहिए। तो जो चाहते थे कि चुनाव लड़ें उन्होंने बना ली स्वराजिस्ट पार्टी, अपनी अलग पार्टी बना ली कांग्रेस से। तो वो कौन थे? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी राजाजी, या फिर डॉक्टर M.A. अंसारी? आंसर है हमारा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे दो आंसर हैं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने बना ली थी स्वराजिस्ट पार्टी, और ये उसके खिलाफ थे। मेनली राजगोपालाचारी राजाजी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, और मुख्तार अहमद अंसारी, ये दोनों इसके खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने स्वराजिस्ट पार्टी का विरोध किया था। अगला सवाल है मोपला या मोपिला रेबेलियन से, तो ये किस राज्य में हुई थी आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, मैसूर या ग्वालियर? आंसर है इसका केरल। मोपला या मालाबार रिबेलियन 1921 में जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था ना पूरे देश में, उस वक्त हुआ था। तो ये शुरुआत तो खिलाफत के साथ ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे केरल में कुछ लोकल कारणों से वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप इसने ले लिया। तो शुरुआत तो हुई थी खिलाफत से। खिलाफत किसके खिलाफ था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लेकिन वहाँ के जो मुसलमान थे वो कुछ लोकल कारणों से हिंदू ज़मींदार अपने हिंदू लैंडलॉर्ड से लड़ गए और आपस में यहाँ पे दंगा भड़क गया। तो ये था मोपला या मोपिला रेबेलियन। इसका नाम याद रखना, और ये याद रखना कि ये खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। अब हम आएंगे ज्योग्राफी के सवालों में। ज्योग्राफी में पहला सवाल है आपके लिए कर्क रेखा से जुड़ा हुआ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के किस राज्य से निकलती है? पहला ऑप्शन है बिहार, झारखंड, असम, मणिपुर। आंसर है हमारा झारखंड। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। आपने मैप में देखा ही होगा, नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए। 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा किसी राज्य को वो कर्क रेखा नहीं छूती है। असम थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, तो याद रखना असम भी नहीं आएगा, और बिहार में भी टच नहीं करती है। पहले जब झारखंड बिहार एक थे तब बिहार था, लेकिन अब दोनों अलग हो चुके हैं राज्य, तो अब ये झारखंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है सो मोरिरी कहाँ पर स्थित है? सो मोरिरी एक झील है, एक लेक है, और तिब्बतन लद्दाखी भाषाओं में सो कहते हैं किसी भी लेक को। जैसे ला होता है ना, पास, नाथुला, और आपने नाम देखे ही होंगे अलग अलग, नाथुला, पेंसिला, रोहतांगला, ये सभी ला शब्द होता है पास के लिए और सो शब्द होता है लेक के लिए। तो सो मोरिरी कहाँ स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड? अब मैंने जब बोला कि तिब्बत और लद्दाखी लैंग्वेज है तो आप सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल कहेंगे, उत्तराखंड तो एलिमिनेट कर ही दिया होगा। आंसर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। सो मोरिरी मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि ये एक रामसर साइट है। आपको भारत की सारी रामसर साइट्स पता होनी चाहिए, उनसे सवाल आने का चांस ज़्यादा होता है। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक झील है। तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के मैप में ये है सो मोरिरी, और ये एक और महत्वपूर्ण लेक है, झील है, इसका नाम है पैनगोंग सो, जहाँ पे 3 इडियट्स फिल्म की शूटिंग हुई थी। जो आखिरी सीन था वो है पैनगोंग सो, और ये है सो मोरिरी। तो ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित लेक हैं, और इनका कोई आउटफ्लो नहीं है, यानी इनमें पानी आता है लेकिन पानी कहीं जाता नहीं है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो चुके हैं। ब्रैकिश वाटर है इनका पानी मीठा नहीं है, ब्रैकिश वाटर है। और ये सो मोरिरी जो है ना, ये तो वहाँ के लोगों के लिए एक पवित्र झील है, वहाँ पे लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है झील और तालाब से। मानसबल लेक कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा या जम्मू कश्मीर? आंसर है फिर से जम्मू एंड कश्मीर। तो मानसबल श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 झीलों के या लेक्स के नाम आपको पता होने चाहिए। श्रीनगर के पास है डल झील, फिर ये है मानसबल, और ये है वुलार लेक, भारत की सबसे बड़ी झील वुलार लेक। अगला सवाल है कौन सी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास में होता है? रोहतांग पास मनाली के नज़दीक में है, मनाली हिमाचल प्रदेश में। आई एम श्योर आपने रोहतांग पास की फ़ोटोज़ देखी होंगी। आपके कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार जाकर उस बर्फ़ में फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे ज़रूर लगा चुके होंगे। तो रोहतांग पास
क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत फेमस डेस्टिनेशन है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। उस रोहतांग पास के नज़दीक में ही एक नदी ओरिजिनेट होती है, भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है वो, पंजाब की महत्वपूर्ण नदी है। ब्यास, रावी, सतलज या चनाब? आंसर है हमारा ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम बिल्कुल रोहतांग दर्रे के पास में ही है। अगला सवाल, गंगा सागर मेला कौन से राज्य में भरता है? गंगा सागर का मेला उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड? आंसर है हमारा पश्चिम बंगाल। गंगा सागर नाम से ही पता चल रहा होगा गंगा नदी से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो गंगा नदी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हुगली नदी से है, ठीक है। हुगली नदी यहाँ पे उसके जो है आइलैंड्स बनते हैं यहाँ पे कुछ, उन्हीं में से एक है सागर आइलैंड, कोलकाता से कुछ साउथ में है कुछ किलोमीटर। तो यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को हर साल एक मेला भरता है जिसमें 3 से 5 लाख लोग हर साल आते हैं, और ये है सागर आइलैंड पे। नाम याद रखना, सागर आइलैंड। तो ये सुंदरबन का पार्ट है, ये सारे आइलैंड्स क्या हैं, ये पूरा सुंदरबन है, और यहाँ पे मेला भरता है हर साल। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशावतार नाम से पता चल रहा होगा, विष्णु भगवान के जो 10 अवतार हैं वो इसमें दिखाए गए होंगे। हमारे ऑप्शंस हैं देवगढ़ उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश या आहियोल कर्नाटका। तो कर्नाटका में तो नहीं है, और ये तीनों लोकेशंस बहुत ही नज़दीक में स्थित हैं। देवगढ़, झांसी, ग्वालियर बिल्कुल पास पास में है। हमारा आंसर है देवगढ़। देवगढ़ नाम की जगह है यूपी में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? ललितपुर, और ललितपुर झांसी के पास में है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। झांसी से बस दक्षिण, थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है ललितपुर, और उधर एमपी में है ग्वालियर। तो दशावतार मंदिर गुप्ता काल के बताए जाते हैं, और ये भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। जो दशावतार मंदिर है ये बिल्कुल सिंपल स्टाइल में बना हुआ है, आप देखेंगे आज के मंदिरों से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। तो ये है दशावतार मंदिर देवगढ़ में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है एक और फेस्टिवल या एक और मेले से। सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ पर इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं मोहनजोदारो, ये तो पाकिस्तान में है, सिंध में, मुल्तान, ये भी पाकिस्तान में है, लेह कश्मीर में, या उल्हासनगर। उल्हासनगर मुंबई के पास में एक कस्बा है जहाँ पे सिंधी पॉपुलेशन बहुत है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये। आंसर है हमारा लेह। लेह से इंडस नदी, सिंधु नदी बहती है, और इसीलिए वहाँ पे सिंधु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1997 से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका था ताकि टूरिज़्म थोड़ा सा बढ़े, और सिंधु नदी वहाँ से पास होती है, तो इसका भी सिग्निफिकेंस है। ये 3 दिन का एक फेस्टिवल है, जून महीने में आयोजित किया जाता है, क्योंकि वो टूरिज़्म का सबसे पीक सीज़न है लद्दाख में, लेह लद्दाख में। तो ये याद रखना नाम, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। अगर आपने दिल से फिल्म देखी है, दिल से फिल्म की काफ़ी शूटिंग इस सिंधु दर्शन फेस्टिवल के दौरान होती है। अगर आप में से कोई शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर याद होगी, दिल से, मणिरत्नम की फिल्म थी। भारत के सबसे ऊंचे झरने का नाम है जॉग फॉल। आपको बताना है ये जॉग फॉल किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, तुंगभद्रा या काबिनी? आंसर है शरावती। नहीं याद हो रहा तो आंख बंद करके रट्टा लगा लो। शरावती नदी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और हमेशा पूछा जाएगा। जॉग फॉल्स हैं शरावती नदी पे, और ये नदी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में। अगला सवाल एक टाइगर रिजर्व से है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल या आंध्र प्रदेश? आंसर है हमारा तमिलनाडु। टाइगर, देखिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ऊटी के पास में है, नीलगिरी के हिल्स में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि सत्यमंगलम फॉरेस्ट रेंज कई सारे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एरियाज को जोड़ती है, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, ताकि शेर या दूसरे जानवर एक फॉरेस्ट एरिया से दूसरे में जा सकें। तो उससे उनके बीच में एक जीन पूल का जो फ्लो है वो चलता रहता है, जेनेटिक फ्लो अच्छा बना रहता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है सत्यमंगलम और जो नीलगिरी का पूरा हिस्सा है ये। तो इसके आसपास कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे मधुमलाई, बांदीपुर, और ये सभी कनेक्ट करती हैं सत्यमंगलम से। अगला सवाल है पेंटिंग से, चित्रकला से। पट्टचित्र नाम की एक पेंटिंग स्टाइल होती है, वो भारत के किस क्षेत्र में आपको मिलेगी? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा में ये पट्टचित्र कला मिलती है। ये कपड़े पे करी जाती है पेंटिंग, क्लॉथ पे। ट्रेडिशनल पेंटिंग है और स्क्रॉल पेंटिंग है, इसे आप गोल ऐसे स्क्रॉल की तरह बंद कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। पट्ट का मतलब होता है कपड़ा, चित्र का मतलब है पेंटिंग, और इन पेंटिंग्स पे हिंदू देवी देवताओं की कहानियाँ उकेरी जाती हैं। तो ये एक पट्टचित्र का एग्जाम्पल है, सुंदर सा एग्जाम्पल है, कपड़े पे ये पेंटिंग करी जा रही है।
इनमें से कौन सी किताब भारत के डांस फॉर्म्स की बेसिक बातें बताती है? जो डांस की बेसिक कलाएं हैं जैसे कि नृत्य, नाट्य, ये सारे फीचर्स, एक्सप्रेशंस लाना, ये सभी डिटेल्स किस किताब में लिखी गई हैं? अष्टाध्यायी, वेद भाष्य, नाट्यशास्त्र या कामसूत्र? आंसर है नाट्यशास्त्र। सिंपल था, शायद आप नाम से ही गेस कर गए होंगे नाट्यशास्त्र। ये मत समझना कि ये नाट्य का मतलब एक्टिंग है। देखिए डांस में भी एक्टिंग होती है, डांस में भी जो नाटक है आपको एक्सप्रेशन करने पड़ते हैं, एक्सप्रेशंस लाने पड़ते हैं। आंसर है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि द्वारा लिखी गई एक किताब है और एंशंट इंडिया में लिखी गई थी। बहुत पुरानी किताब है, लगभग 2000 साल पुरानी है। इसको ऑलमोस्ट 100 BC से 100 AD के बीच में लिखी गई थी ऐसा कहा जाता है। तो इसमें डांस की जो बेसिक बातें हैं वो लिखी गई हैं। नाट्यशास्त्र बाय भरत मुनि। छऊ डांस इनमें से कौन से राज्य में किया जाता है? छऊ डांस के बारे में बताना है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या ऑल ऑफ द अबाउ? इन सभी में। आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ। छऊ डांस तीनों में होता है, तीनों स्टेट में कॉमन है, लेकिन स्टाइल थोड़ी सी अलग होती है। तो बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ। पुरुलिया बंगाल में एक एरिया है, एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट भी है पुरुलिया। फिर है झारखंड में सरायकेला छऊ और उड़ीसा में होता है मयूरभंज छऊ। तो ये छऊ है। देखिए इसमें काफ़ी एलाबरेट मेकअप है, ड्रेस बहुत एलाबरेट है, हेड गियर पहना हुआ है, सिर के ऊपर आप देखिए बहुत कुछ पहना हुआ है। तो ये होता है छऊ डांस। ये एक सेमी क्लासिकल या फोक डांस की कैटेगरी में आता है। ओके, ये क्लासिकल नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्लासिकल डांस, फोक या सेमी क्लासिकल की कैटेगरी में है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके लिए अहियोल, हालेबीडु, पुरी या गोकर्ण। अब देखिए आप मुझे सबसे पहले ये बताइए ये सारी जगह कहाँ पर है। यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफी का भी ज्ञान लीजिए। अहियोल है कर्नाटका में, हालेबीडु भी कर्नाटका में है, गोकर्ण भी कर्नाटका में है। गोकर्ण जगह है गोवा और कर्नाटका के बिल्कुल बॉर्डर के पास में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो अब हमारे लिए आंसर हमारा यहाँ पे है हालेबीडु। H फॉर होयसलेश्वरा और H फॉर हालेबीडु याद रख लेना। हालेबीडु नाम की जगह पे ये मंदिर स्थित है। ये बनवाया था होयसला वंश ने, जिन्होंने कर्नाटका पे राज किया था 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। पहले ये चालुक्य वंश के अधीन थे, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। और ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान के लिए बनाया गया है, क्योंकि होयसला वंश के राजाओं के भगवान कौन थे? शिव। इसीलिए होयसलेश्वर, होयसला के ईश्वर कौन है? भगवान शिव। और जगह क्या है? हालेबीडु। यहाँ पे है इसकी लोकेशन, कर्नाटका में। देख लीजिए, थोड़ा सा साउथ वाला एरिया है। तो इसी के साथ ये MCQs पार्ट 3 इसका खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको इसमें मदद मिल रही है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।